विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इस समय समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। समूचे देश में इस समय कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्या के ऊपर चर्चा हो रही है। लोग काफी ज्यादा भावुक हो रहे हैं। सिनेमा हॉल्स में भारी संख्या में लोग जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही में मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि वो एक तरह से कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा को हथियार बना रही है, जो है कश्मीर की जनता के खिलाफ। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि स्वयं जम्मू कश्मीर से आते हैं और ये उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए सुनील, हम कभी व्यक्तिगत टिप्पणियां मैं नहीं करता और हमारे प्रशिक्षण का ये प्रमुख हिस्सा रहा है कि विषय पे बात करो, व्यक्ति पे बात करने की आवश्यकता नहीं। हुआ क्या कि गायबाना मुझसे किसी ने ये कहा कि शायद ऐसा कहा गया है इनकी ओर से कि जब पलायन हुआ कश्मीरी पंडित समुदाय का 1989-90 में, तो सरकार ने कुछ नहीं किया। तो यकायक बेजाख्ता मेरे मुंह से ये निकला कि उस समय गृह मंत्री तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। क्योंकि हुआ यूं कि 1987 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, क्योंकि हम तो चश्मदीद गवाह रहे हैं पूरे घटनाक्रम के। वैसे तो ये सिलसिला, एज आई सेड, दिस वाज अ क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ perverted approach towards Jammu and Kashmir, which was being followed based on the personal preferences of two families, beginning with two individuals, Sheikh Abdullah Jawaharlal, and then going on in the form of a kinship between Rajiv Gandhi and Farooq Abdullah जब राजीव फारूक रिकॉर्ड हुआ और 87 का इलेक्शन रिग हुआ जब मफ के कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। उस समय फारूक अब्दुल्ला वहां मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी केंद्र में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब पलायन हुआ उस समय सरकार बदल चुकी थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। उनकी बेटी रुबैया का अपहरण हुआ था। उसके बदले में मौलवी अजहर जैसे बहुत सारे खतरनाक आतंकियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था और बाद में जाकर के उसी के परिणाम स्वरूप हाईजैकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट भी हुआ। तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से कह देना, हुआ क्या है कि क्योंकि शायद पीढ़ी बदल गई है, पिछला अध्ययन करने का हमारे पास समय नहीं और दिन ब दिन याददाश्त भी कमजोर पड़ती जा रही है सबकी, या छोटी होती जा रही है। लेकिन ये कोई इतनी पुरानी घटनाएं नहीं है और वहां पे रहते हुए, धरती से देखते हुए, मैंने केवल ट्राई टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि अगर इस तरह का आरोप लगाने की आवश्यकता भी है तो थोड़ा सा गौर कर लिया जाए कि उस समय कौन थे गृह मंत्री और क्या घटनाक्रम रहा था। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो क्रिटिसिज्म होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये होता है कि उस समय जो तत्कालीन वीपी सिंह साहब की सरकार थी, आप लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उसका समर्थन कर रहे थे और इसलिए ये आलोचना की जा रही है कि जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही रणनीति थी कि इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी। लेकिन जो ये लोग जो ये कहते हैं, उनको शायद ये याद नहीं या पढ़ा नहीं कि सबसे पहली प्रमुख हत्या किसकी हुई थी। आप तो कश्मीर वासी, सबसे पहली प्रमुख हत्या हुई टीकालाल टपलू की 14 सितंबर 1989। और वो कौन थे टीकालाल टपलू? वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि आप हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दो, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष पर गोली चलाओ? और इतनी निर्मम हत्या हुई थी क्योंकि जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट इजी फॉर एनीबडी to trap us into manipulated or manufactured argument because we have been witness to it. टीकालाल टपलू वकील थे, सुबह हाई कोर्ट जा रहे थे, गली के कोने पर जब पहुंचे तो 3 नौजवान वहां से सामने आए। उन्होंने अपनी चेहरे पर काला सा पर्दा डाला हुआ था और जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, तुम बीजेपी वाले हो ना, तो ये लो। These were the last few words which they spoke, और सारी की सारी गोलियां उनकी छाती में डाल दी। डॉक्टर साहब, कल आपने ये सारी। अच्छा, और दूसरी बड़ी हत्या हुई प्रेमनाथ भट्ट की।
प्रेमनाथ भट्ट बीजेपी के विचार परिवार से जुड़े थे, उसके लेखक थे। तीसरी हत्या हुई जज नीलकंठ गंजू की, कैसे भुला सकता हूं, हमने तो देखा अपनी आंखों से। ये तो भूल गए, ना अध्ययन किया, और सिर्फ ये समझते हैं कि राजनीतिक तर्क देते जाए, और जो कि पत्रकारों की भी पीढ़ी बदल गई है तो जो कहते हैं बिक जाता है। नीलकंठ गंजू कौन थे? ये वो जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। चौथी हत्या किसकी हुई? लासा कौल की। कौन थे? दूरदर्शन के। तो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई उन कश्मीरी पंडित प्रमुख लोगों की जो कहीं ना कहीं भारत की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। वो बीजेपी के माध्यम से कर रहे थे, या बीजेपी के विचार परिवार के माध्यम से कर रहे थे, या न्यायाधीश होने के नाते कर रहे थे, या दूरदर्शन में समाचारों को सही परिप्रेक्ष्य में लसा कौल, करके लसा कौल। लसा कौल। और उसके बाद फिर जो पहले धीरे धीरे थ्रेट एडवर्टाइजमेंट्स आती थी अखबारों में, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, और जनवरी 1990 के लगभग एक पैनिक के तौर पर वहां से प्लान शुरू हुआ। और फिर मुझे किसी ने कहा कि साहब वो जगमोहन ने उनको बसें करके दी। मैंने उस दिन भी कहा था, वो मोहसिन गफवाली का शेर मैंने उस दिन संसद में पढ़ा कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेबान अपना। इस तरह की संवेदनहीनता की बयानबाजी वो व्यक्ति कर सकता है जो कभी इस बात का तस्वुर ही नहीं कर सके, कभी इस बात की कल्पना ही ना कर सके कि अपने घर को आग लग जाए, वो आतिशे नजर हो जाए तो उसका क्या मंजर, क्या दृश्य होता है। बसें करके नहीं दी, कश्मीरी पंडित झुंड के झुंड में ऐसे भाग रहे थे इन पैनिक स्टेट, बसों को भी उड़ाया जा रहा था। जगमोहन ओनली प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जब वो जम्मू पहुंचे हैं, शायद ये किसी को, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, जनवरी फरवरी में ये जम्मू पहुंचे 1990, और पहली गर्मी जून महीने में देयर वाज अ सीरीज ऑफ हीट स्ट्रोक्स। किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि ना किसी ने पढ़ा, ना किसी ने सोचा, ना अध्ययन, ना याद है। एंड हम में से बहुत सारे जो उस समय युवा मेडिकोस थे, अपने हाथों से कश्मीरी पंडित इन भाइयों बहनों को उठा करके बर्फ की स्लैब्स पर रखते थे। नगरोटा में खासतौर से बहुत सारी हीट स्ट्रोक्स हुई थी। तो इस तरह से इतने दर्दनाक हालात में उनका प्लान हुआ। कोई अपने घर को अपनी मर्जी से छोड़ता या किसी के कहने पर छोड़ता? अगर आपको कह दिया जाए कि जगमोहन साहब कह रहे हैं अपना घर छोड़ दिए, हाँ, उस वक्त एक और भी इल्जाम आया था, वो भी ये भूल गए जो ये कह रहे हैं ना कि जगमोहन ने हटाया था, उनको ये भूल गए कि 1992 में कुछ एक लेख आए थे कांग्रेस के जो संपर्क है उनके द्वारा, उसमें कहा गया था कि जगमोहन ने इनको इसलिए भेजा दिल्ली और जम्मू कि वहां इनको सरकार फ्री प्लॉट देगी। तो मैंने उस समय भी क्या था कि भाई जो लिख रहा है उसको पूछिए कि उसको अगर फ्री प्लॉट दे दिया जाए तो अपना मकान घर छोड़ देगा बिना सौदा किए हुए, रातों रात चूल्हा रसोई छोड़ के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो तर्कहीन बातें हैं इसलिए बिक रही हैं क्योंकि हमने सही माने में शोध नहीं करते, अध्ययन नहीं करते। अब एक फिल्म बन गई इत्तेफाक से जिसमें शोध हुआ, जिसमें तथ्यों का अध्ययन हुआ, तो आपत्ति आने लग गई। डॉक्टर साहब, कल आपने एक और महत्वपूर्ण जो है बात कही है। आपने आरोप लगाया है कि जो तत्कालीन गृह मंत्री थे देश के, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, वो जिम्मेदार थे कश्मीरी पंडित समुदाय के निष्कासन के लिए। कहीं ना कहीं उन पर भी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही में आपने कहा कि जिस प्रकार से उनकी बेटी रुबिया सईद का अपहरण हुआ और बाद में उस समय सरकार ने आतंकवादियों की मांगों के सामने घुटने टेक दिए और खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, और कहीं ना कहीं उसके कारण भी जो कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। आपने कहा है कि जो अपहरण के बाद आतंकवादी छोड़े गए, दैट कंट्रीब्यूटेड इन द एग्जिडस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। इस पर जरा हमें बताइए। ऐसा है, इस विषय को लेकर के उस समय भी बहुत बहस हुई थी मुफ्ती साहब की अपनी पार्टी के भीतर भी। अब मैं उसमें नहीं उलझना चाहता और मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करता। मुफ्ती साहब हमारे भी बहुत माननीय थे और मेरे साथ व्यक्तिगत बड़ा स्नेह करते थे। जब ये बात कही गई कि साहब तब की सरकार ने कुछ नहीं किया, जो बीजेपी की समर्थक सरकार थी, तो यकायक मेरे जहन में ये बात आई कि लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो होम मिनिस्टर पर होती है। तो होम मिनिस्टर तो इत्तेफाक से इनके अपने वालिद थे। तो फिर आरोप जाने अनजाने में किस पे लगा रही हैं? या समझ रहे हैं कि दुनिया सारी इन तथ्यों को भूल चुकी है, या जैसे कहते हैं कि हकीकत से बिल्कुल
नाताल्लुक की कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपहरण हुआ, उसके बाद आतंकियों को छोड़ा गया, सही छोड़ा गया, गलत छोड़ा गया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, वो एक अलग विषय है। लेकिन नहीं, आप क्या समझते हैं जो जो एक, एक, आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लिया गया, मैं आपको लगता है वो गलत फैसला था उस मैं समय? मैं वो बात आपकी समझ पे छोड़ूंगा और दूसरे लोगों की, क्योंकि उसमें एक कड़ी जुड़ती है कि जो आतंकी छोड़े गए थे उन्हीं में से एक मसूद अजहर बाद में उस जहाज के अपहरण के लिए जिम्मेवार पाए गए। इसका मतलब है कि जो आतंकी छोड़े गए थे उसी के परिणाम स्वरूप बाद में जो उस जहाज का अपहरण हुआ, जिसके फलस्वरूप इतने सारे लोगों को लिया गया, उसके पीछे भी वही आतंकी थे। तो अभी जो महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में आई है, इसको एंडोर्स कर रही है, उससे देश का माहौल खराब हो रहा है। कल महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि द पेन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इज बीइंग वेपनाइज्ड अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। एक उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के बीच विष फैलाया जा रहा है। उस पर आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? मैं महबूबा जी ने क्या कहा उसमें उलझना ही नहीं चाहता, ना मैं मुझे कोई पत्रकार उलझा सकता है किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में। द इशू इज टू बिग देन एन इंडिविजुअल। विषय बहुत बड़ा है। विषय यह है कि क्या हमने कभी इस बात को स्वीकार किया है, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इट इज द ओनली इंस्टेंस वेयर एंटायर कम्युनिटी बिकेम होमलेस इन देयर ओन होमलैंड। ये मूल बात है। बिकेम रिफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री। पूरा इतिहास देख लीजिए, बिगिनिंग फ्रॉम दी ग्रीक टाइम्स। दूसरा, क्योंकि हम तो सारा दिन यही काम करते हैं। दूसरा, जो एक्सोडस की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा जो एक्सोडस हुआ है सन 1947 का, जब आबादियों का आदान प्रदान हुआ था। मुस्लिम वहां चले गए, हिंदू यहाँ आए, पाकिस्तान बना, कत्लो गारत हुई। उसके बाद सबसे बड़ा एक्सोडस अगर हुआ है तो कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन के रूप में। ये मूल बातें हैं, ये शोध की बातें हैं, ये अध्ययन की बातें हैं, ये विश्लेषण की बातें हैं। अगर हमने इतिहास से सबक सीख करके ये सुनिश्चित करना है कि आइंदा ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, तो हमें इन बातों का विश्लेषण करना होगा। हम वो ना करके हम केवल सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट्स बुनते जा रहे हैं, ये बीजेपी कर रही है, ये कर रही है, मैं कर हम कह रहे हैं कि चलिए आप छोड़ दीजिए, बीजेपी ने किया कि आपने किया, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, पहले इस बात को बताइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हुआ वो ठीक हुआ। यू कैन नॉट जस्ट पास अवे एंड अनडूइंग सिंपली बिकॉज समबडी एल्स हैज डन इट। और अगर मान भी लिया जाए कि बीजेपी ने किया है, तो फिर आपका क्या रोल रहा? क्या ये सच नहीं है? अब मुझे आप उलझाइए मत, क्योंकि जितना हिस्ट्री के तथ्यों को मैं जानता हूं, क्या ये सच नहीं है कि 1984 में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार का तख्ता पलटा गया था, तो मुफ्ती साहब ने ही कुछ लोग वहां से लाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जीएम शाह को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर शुरुआत हुई, फिर एक के बाद एक घटनाएं होती गई। तो इन बातों को आप छोड़ दीजिए, किसी का रोल ये कह देना कि बीजेपी तो बल्कि सत्ता में थी ही नहीं। सबसे ज्यादा इसमें भूमिका तो उन लोगों की रही हु वर इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट, मनूवर एंड ऑपरेट। दैट इज व्हाई आई सेड डॉक्टर साहब, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, इट बिगेन जो फ्रॉम जम्मू शेख कश्मीर के जो इसी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं जगमोहन साहब, उन्होंने अपनी पुस्तक माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में साफ तौर पर लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने, जो तब की केंद्र में सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार, उन्होंने पत्र के बाद पत्र लिखे, उनको बताया कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की, जो खासतौर पर कश्मीर घाटी की स्थिति खराब हो रही है, वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग जो हैं वो नियंत्रण रेखा पार कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया राजीव गांधी सरकार पे कि उनके कान पर जू तक नहीं रेंजी, और जो वार्निंग सिग्नल्स उन्होंने दिए उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। देखिए, तभी मैं चाहूंगा कि सभी इस बात का बारीकी से अध्ययन करें। तभी मैंने कहा इमीडिएट ट्रिगरिंग पॉइंट, ये सिलसिला तो 47 से ही चल रहा था। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की अकॉर्ड हुआ था। इमीडिएट ट्रिगरिंग एंड टर्निंग पॉइंट वाज 1987। मफ के कुछ कैंडिडेट खड़े हुए, अब उसका भी कोई नाम नहीं लेता, भूल गए होंगे मफ क्या है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक स्थानीय दल बना था, जो बाद में जेकेएलएफ का हिस्सा बन गया। उसको सैबोटाज किया गया। कौन करने वाले थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। उनके कैंडिडेट्स को हराया गया,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के हारते हुए कैंडिडेट को जिताया गया। राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला प्रदेश में थे, सबकी जानकारी में था, लेकिन ये होने दिया गया बिकॉज दे वांटेड टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। उसके बाद यही मफ ने धीरे धीरे जेकेएलएफ के थ्रू वार्निंग शुरू की, आजादी आ गई, यहां से भाग जाइए, और धीरे 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 2 साल के भीतर 1989 में पहली हत्या टबलू की हुई है। सो दिस एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेयर्स अ स्टोरी, देयर इज अ ट्रेल ऑफ हिस्ट्री इन दिस। उससे खुद ही पता चल जाएगा पढ़ के कि कौन जिम्मेवार था, कौन नहीं था, कौन कितना था, कौन कितना नहीं था। ठीक है। तो मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को या फारूक साहब को किसी को इल्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो ट्रेल ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ नरेट्स अ स्टोरी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आखिर में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी सरकार के मंत्री हैं, सभी मंत्री हैं, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को एंडोर्स किया है, लोगों से भी कहा है कि वो इस फिल्म को देखें और जाने के कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू समाज के साथ क्या अत्याचार हुआ था, उसको देखने की आवश्यकता समूचे देश को है। डॉक्टर साहब, इस समय आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में है। अगर हम देखें जो कश्मीरी पंडित समुदाय के कई जो है समस्याएं हैं, मैं मानता हूं कि अगर उनकी पुनर्वास की बात करें वो काफी जटिल जो है एक प्रक्रिया है, उसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन जो कुछ विषय हैं उन पर तुरंत काम हो सकता है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स है। जैसे कि समुदाय की मांग है कि 32 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक एक भी जांच आयोग का गठन नहीं हुआ है। जिस प्रकार से देश में कभी भी सांप्रदायिक हिंसा होती है तो जांच आयोग बनता है, अगर कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदी हुई, जो निष्कासन हुआ, उस पर ये भी एक जांच आयोग बैठे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हो ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल पाए जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया। और साथ ही में जो कश्मीरी पंडित समुदाय को माइग्रेंट्स का जो टैग लगाया जाता है, क्योंकि वो स्वेच्छा से कश्मीर घाटी नहीं छोड़े थे, बंदूक की नोक पर उनको अपने पूर्वजों की भूमि से उखाड़ा गया था, तो उनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का स्टेटस क्यों नहीं मिल रहा है? इन विषयों पर मोदी सरकार क्यों कार्य नहीं कर रही है और क्यों फैसले नहीं ले रही? देखिए सुनील जी, इसमें 2 पहलू हैं, एक है नियत, दूसरी है नीति। मैं पहले नियत से शुरू करूंगा, क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया कि टीवी डिबेट में वो ज्यादा तू मैं हो जाती है, उसकी गाली का जवाब गाली, और हम समझ नहीं पाते और अध्ययन भी नहीं करते। जहां तक नियत का ताल्लुक है, पहले नियत परखी जाए, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, बाकी दलों की भी। 1979-90 में जब पलायन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं थी, ना केंद्र में ना प्रदेश में। फिर भी हमारे नेता लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भरसक प्रयास करके कश्मीरी पंडित विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए सीटें सुरक्षित करवाने का कार्य किया। इंजीनियरिंग कॉलेज और हायर एजुकेशन किया कि नहीं किया? हालांकि हमारे पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, स्ट्रगल करके किया, संघर्ष करके किया, महाराष्ट्र में किया, दूसरे किया कि नहीं किया? तो ये होगी नियत। अब आई नीति। उसमें तो बहुत बड़ा योगदान बाला साहब ठाकरे का माना जाता का है। भी था, क्योंकि उस समय हम गठबंधन में भी थे ना उनके साथ। अब आ गई नीति, जो आप कह रहे हैं कि अब क्या किया। अब देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उससे बात जोड़ता हूँ। ये पिछले 8 साल होने लगे हैं मोदी सरकार को, 7 साल, उसमें से गवर्नर राज लगे हुए 3 साल हुए। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना एयरफोर्स की वर्दी में खड़े थे, एयरफोर्स बस का इंतजार कर रहे। देखिए, हम तो वाकयात पर पहले बात याद करें ना, जैसे हम इम्तहान देते हैं पहले पुस्तक तो पढ़ें। उनकी हत्या किसने की? सरेआम की, दिन दहाड़े की, लोगों के सामने की, छपके नहीं की, इसलिए कि लोगों को ये मैसेज आए कि हाँ, वी आर कॉलिंग दी शॉट्स। आपको याद है किसने की? जी बिल्कुल बिल्कुल, जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक पर यह आरोप हाँ, है, सरेआम उन्होंने उन पर गोली आरोप नहीं चलाई है, है। आरोप नहीं है, दुनिया ने देखा उनको, दुनिया ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनकी धर्मपत्नी वो शायद शालिनी है, हम उस समय भी उनको जी जानते थे, बिल्कुल। तो पूरा आपको घटनाक्रम सुना देंगी। अब यासीन मलिक पर इतनी सरकारें आई गई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? पहली बार कार्रवाई शुरू हुई है ना अब जी पहली बार बिल्कुल। हुई है पिछले 2-3 सालों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीयत का परिचय, प्रमाण उस समय भी दिया जब हमारे पास कोई ताकत, अथॉरिटी नहीं थी, ना सरकार थी, और नीति का परिचय देने का अब हमें अवसर मिला है पिछले 2-3 वर्षों में। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कश्मीरी पंडितों के
समाधान के लिए या उसकी वापसी के लिए जो जो भी विषय है, अगर उसका समाधान होगा भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीरी पंडित कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारे साथ ये पिछले कई वर्षों से जुड़ा है। और मेरा व्यक्तिगत तो ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग कश्मीर घाटी को कंपोजिट कल्चर की दुहाई देते हैं और उसका बोलबाला करते हैं, वो कंपोजिट कल्चर तब तक नामुकम्मल है जब तक वहां कश्मीरी पंडित ना बसता हो। कंपोजिट कल्चर का तो यही है कि सुख दुख में, रोने धोने में वही गीत मुस्लिम समुदाय भी गाता था, वही हिंदू भी गाते। देयर हिम्स वर कॉमन, देयर मेलंकली वाज कॉमन, दैट इज व्हाई इट वाज नोन फॉर कंपोजिट कल्चर। तो ये ना केवल हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक समाज का प्रायश्चित करने का विषय है। एक सभ्यता जिसको चोट पहुंचाई गई, उस कंपोजिट सिविलाइजेशन को, उस चोट की भरपाई करने का, उस कुताई को पूर्ति करने का और उसका प्रायश्चित करने का हमारे लिए एक संकल्प और समर्पण का विषय। ठीक है, तो जो मैंने दो विषय रखे आपके सामने कि जांच आयोग का गठन हो और आईडीपी स्टेटस मिले, क्या उस पर कुछ हो सकता हाँ है? बिल्कुल, वो उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, एक के बाद एक जांच हो रही है। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले तो वहां से जेल खानों से निकाल करके देश के दूसरे हिस्सों में आतंकियों को भी भेजने का एक क्रम शुरू हो गया है। पहले तो वहीं पे कोट भलवाल की जेल में ही अंदर सब कुछ उनको सहूलत भी दे दी जाती थी और सरकारें भी थोड़ा नरम रवैया रखे हुए थे। अब बड़ी कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर साहब, हम शरणार्थी शिविरों में भी जाते हैं, काफी बार रिपोर्ट करने गए हैं। लोग जो हैं, मैंने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 370-35 को हटाया गया। लेकिन लोग जो है, एक छोटी सी उनकी शिकायत भी रहती है कि 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक जगती शरणार्थी शिविर में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का हालचाल पूछने नहीं आए, उनका दुख दर्द सुनने नहीं आए। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अगले महीने जो यहाँ जम्मू आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, क्या वो शरणार्थी शिविरों में जाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये आपका कहना ठीक है कि पहले, लेकिन आप देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें दे गए थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्यों दे गए? कि कभी भी किसी चीज का आकलन करना हो तो उसके साथ एक कंपैरेटिव पैरामीटर रखना पड़ता है, बेंचमार्क। मैंने वो जमाना देखा स्वयं, 1990 और 92-94 के बीच में। मुट्ठी और दूसरे कैंपों में रहते थे कश्मीरी पंडित, और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी। उस समय शायद आपका चैनल नहीं था, शायद एक ही चैनल था, एनडीटीवी और दूरदर्शन। रसोई घर के बीचों बीच गंदी नाली गुजर रही है, उस हालत में रहते थे कश्मीर। और हम जाके वहां कैंप लगाते रहे, मैं स्वयं कैंप लगाता रहा, और हम कहा करते थे कि साहब ये बहुत सारी बीमारियां यहाँ से फैलेंगी। फिर डायबिटीज का तो वहां अपसर्ज भी हुआ बाद में। आज उसकी तुलना करिए, फिर आपको समझ आएगा कि इस सरकार की क्या प्रतिबद्धता है, आज का क्या जगती है। नगरोटा में जहां हीट स्ट्रोक का मैंने जिक्र किया। अब जहां तक प्रधानमंत्री का संबंध है, ये प्रधानमंत्री के ही सिपाही हैं सारे जो इस समय कार्यशील हैं, जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फिजिकली हर जगह मौजूद नहीं होते, लेकिन उन्हीं के आदेश अनुसार जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है। और जितनी अधिक पीड़ा, संवेदना प्रधानमंत्री मोदी जी को है, इतनी किसी और को। ये भी शायद बात बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगी या पता भी ना हो कि उस समय जब ये 90 का दशक चल रहा था, मोदी जी का कई बार आना होता था कश्मीर घाटी में। वो पार्टी की ओर से उत्तर भारत के प्रदेशों का प्रभार देखते थे, और वो स्वयं चश्मदीद गवाह है। मुझे लगता है कि इससे अधिक संवेदनशील सरकार भी नहीं मिल सकती और समर्पित सरकार भी नहीं मिल सकती इस विषय को लेकर के। क्योंकि मैंने एक बार फिर दोहराऊंगा बात समाप्त करने से पहले कि हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए सभ्यता का प्रायश्चित करने का विषय है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।